हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। भाई अभी जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो क्या किस टॉपिक पे है? वर्क पावर एनर्जी पे। और वर्क पावर एनर्जी में ऐसा ही नहीं है कि आपको बस इनके फॉर्मूले रटने से काम चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी करके देखने होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी चाहिए होते हैं, और जो फॉर्मूला इसमें मैं बताऊंगा आपको उनको कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको आना चाहिए। तो बच्चों यहां इस सेशन में मैं आपको फॉर्मूले के साथ साथ उसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा, कैसे उसको अप्लाई करना है, और उसके साथ उस पे एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है ना। तो एनर्जी बैलेंस कैसे करना है, ठीक है ना, पावर क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने इस सेशन में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो बच्चों इस सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से देखना, और कम से कम 2 क्वेश्चन आपके इसमें से पक्के हैं, यानी कि प्लस के 8 मार्क्स आपको इस सेशन के बाद पक्का मिल जाएंगे। और इस सेशन में जो भी कंटेंट आपको मिल रही है वो लास्ट टू 15 टू 16 ईयर्स के नीट में आने वाले क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद है। ठीक है, यानी कि मैंने वो सारे टॉपिक कवर किए हैं जो लास्ट 15 या 16 सालों में नीट में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी की बात करते हैं। वर्क पावर एनर्जी में वर्क का जो फॉर्मूला है उस पर क्वेश्चन आ जाता है। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, यानी कि एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। इसकी यूनिट होती है जूल। आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि अगर मान लो ये कोई बॉडी है, इस पे ये फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है ना, एफ ये लग रहा है, लेकिन बॉडी जा इस तरफ रही है, यहां से यहां पहुंच गई है कितना डी। तो आप देखो एफ की अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो एफ की लाइन ये वाली होगी। तो इस डी में और एफ में अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहां से लेके यहां तक पहुंचाने में इस एफ के द्वारा किया गया वर्क होगा एफ इंटू यही वाला डी, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल, यही एफ डी कॉस थीटा वर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर होता है। अब ये क्या आता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क जो आता है फोर्स इंटू सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है जितना भी होता है। तो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स बदलेगा ही नहीं, सीधे फोर्स इंटू डी और डॉट प्रोडक्ट से ही काम हो जाता है। ठीक, अब ये बोल रहा है वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। तो भाई जो वर्क होता है कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। तो वर्क क्या है, सारे वर्क जोड़ दो, सारे वर्क जोड़ दो विद साइन जोड़ दो, तो आपके पास सबका वर्क आ जाएगा। सबका वर्क क्या, सबके वर्क जोड़ दो विद साइन, प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, जोड़ दो, वर्क आ जाएगा। और स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी नहीं देखनी, बस वैल्यू जो आ रही है उसी को जोड़ दो। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आ जाएगा समझ में। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब भाई अगर फोर्स बदलता जा रहा है तो F इंटू डी एस करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके वर्क निकलेगा। और कहां से कहां तक, जहां से जहां तक आपको बॉडी को चलाना है। कहने का मतलब यह है कि भाई अगर ये बॉडी है और इस पे ये फोर्स लग रहा है और फोर्स चलते 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 बदल रहा है, जब तक यहां पहुंचते हैं फोर्स जो है F के बजाय F डैश हो जाता है, तो ये वेरिएबल फोर्स हो गया। और यहां से अब ये मान लो ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू ए है, ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू बी है, तो आपको f डॉट डी एस करना पड़ेगा a से b तक, तब जाके आपका वर्क निकलेगा। ये वर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई। अब ये बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इस पे बहुत बार सवाल आता है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर और मोमेंटम होता है एम वी। तो अगर मैं p का स्क्वायर कर दूं तो ये m का स्क्वायर और v का स्क्वायर होगा, दोनों तरफ m से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा। तो एम वी स्क्वायर हो जाएगा आपका p स्क्वायर बाई m, p स्क्वायर बाई m। तो इसमें हाफ कर दो, यहां भी नीचे 2 कर दो, तो p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप खुद ही देख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस। अब मुझे इतना पता है कि p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं k लिख दूं, बस k लिख देता हूं, तो p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2mk और p की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन भी p का आता है। ये जाके मॉडर्न फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा। कहां पे, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा। p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक, तो p की वैल्यू ये आती है।
ठीक, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जनरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही यूज होती है। कब कब यूज होती है ग्रेविटेशनल? 11th क्लास में। आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, वो 12th में देखेंगे, ठीक है ना, जब 12th का सेशन होगा। तो भाई अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने एक m मास की बॉडी को, मान लो इसकी हाइट कितनी है h, यहां से उठा के यहां रख दिया, ठीक है ना, तो यहां पे केवल हाइट देखी जाएगी। तो हाइट आपने कहां से कहां पहुंचा दी? आपने यहां पे इसकी हाइट को यहां से यहां पहुंचा दिया, तो केवल हाइट का डिफरेंस देखा जाएगा। हाइट का डिफरेंस है h, तो m मास को यहां से यहां पहुंचा दिया, तो आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया कितना? m इंटू जी इंटू एच, जबकि ये थोड़ा तिरछा गई है ऐसे, भले ये तिरछा गया हो पर केवल हाइट देखी जाएगी। तो हमें केवल ये वाला कंपोनेंट देखना होता है, ये वाला h, तो ठीक है ना, h देखना होता है। तो कितनी हाइट पे पहुंच गए, चाहे राइट लेफ्ट में कहीं भी पहुंच जाए, बट हाइट कितनी गेन किया उससे आता है mgh। अब ये पॉइंट मास है, क्या है ये? पॉइंट मास है। इस पूरे के पूरे m को उठा के यहां रख दिया, तो m को h हाइट पे पहुंच जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो गया? mgh। लेकिन बच्चों अगर यहां पे एक टावर खड़ा हुआ है ऐसे, ये क्या है? टावर है, इसका मास है m और इसकी हाइट कितनी है? h। ये तो इस टावर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आएगी mgh और डिवाइडेड बाय 2। सर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? टावर की पोटेंशियल एनर्जी ये क्यों होती है? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि इसके अगर छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं तो देखो ये टुकड़े तो ज्यादा हाइट पे हैं, ये टुकड़े कम हाइट पे हैं, तो इस पूरे m मास का हर पार्ट h हाइट पे नहीं है, कुछ h से कम पे है, कुछ पार्ट h से कम पे है, कुछ h से कम है। तो अगर ये पूरे के पूरे सारे के सारे मास h हाइट पे होते तो mgh होती, लेकिन हर मास h हाइट पे नहीं है ना, इसलिए mgh से कम होगी। तो वो कितनी आई है हमारी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh बाई 2। ये बहुत जगह यूज होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, कोई यूज नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे, ठीक है। पावर, पावर की बात आती है, ठीक है। सर फ्रिक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखिए ना एक बार। अच्छा चलो भाई फ्रिक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, हमने कुछ गलती तो नहीं की उसमें। ये सर आपने नॉर्मल फोर्स नहीं बताया इंक्लाइन प्लेन पर। अच्छा अच्छा अच्छा, सर नेट फोर्स निकालेंगे ना फ्रिक्शन और नॉर्मल का। देखो इसने क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल। अच्छा, बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक इज। अच्छा हमने केवल फ्रिक्शन निकाल दिया, हमने ओनली फ्रिक्शन निकाल दिया, एकदम सही बात बोल रहे हो आप। अगर मैंने क्या जल्दी जल्दी में सोचा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है ये, तो ओनली फ्रिक्शन जो होगा वो 5 न्यूटन होगा। अब ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, वॉल के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, तो उस बात को समझना आप, ये बात सही है। देखो भाई इस वाले ब्लॉक पे, ये वाला जो ब्लॉक, वॉल एक फ्रिक्शन लगा रही है 5 न्यूटन ऊपर, और वॉल एक नॉर्मल भी लगा रही है इस तरफ, यहां से लग रहा है ना, वो होता है 12 न्यूटन। तो वो कह रहा है कि दीवार के लगने वाले सारे फोर्सेस का सम बताओ,
तो यहां 12 का और 5 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये आपका 13 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर उसने टोटल फोर्स बोलता, उसको थोड़ा ना बोलना चाहिए टोटल फोर्स कितना होगा या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, ये बोलना चाहिए। ठीक है ना। तो उस केस में 13 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेट फोर्स बाई वॉल ये आ जाएगा। अगर ओनली फ्रिक्शन पूछा है तो 5 न्यूटन आएगा। ये वाला कब आएगा? ओनली फ्रिक्शन। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, वॉल जितना भी फोर्स लगा रही है वो बताओ, तो हमें यहां 13 ही आंसर देना है। एकदम सही बात है भाई, सही बात है। एक्चुअल में मुझे क्या एकदम पास से देखना पड़ रहा है, तो मैं अंदाजे से पढ़ रहा हूं कि इसमें क्या पूछा जा सकता है। तो बाय द वॉल मुझे लगा कि केवल फ्रिक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो वो बात बिल्कुल सही है। अगर वो कॉन्टैक्ट फोर्स भी पूछता ना, यहां पे ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी पूछता, तब भी हम 13 आंसर करते। वो टोटल फोर्स बाय द वॉल भी पूछता तो भी आंसर 13 होता, और फोर्स बाय द वॉल पूछता तो भी 13 होता। अगर केवल फ्रिक्शन पूछ रहा है तो 5 होगा। ठीक है ना। तो मैंने केवल फ्रिक्शन पे ध्यान दिया। आगे बढ़ते हैं भाई यहां से। ये आ गया कंजर्वेटिव फोर्सेस पे कोई सवाल ज्यादा आता नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम को सुनना ध्यान से। देखो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या चीज है? ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3 कितने भी फोर्स लग रहे हैं उस पर, तो वो कह रहा है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस एंड सो ऑन इज इक्वल टू, बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, सबका वर्क जोड़ दो विद साइन, तो वो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो कहीं आई नहीं, वो कहां है? वेयर इज द पोटेंशियल एनर्जी? तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में इन ये जो इधर की साइड है, इनमें से कोई सा एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क ही होती है, वर्क ऑफ सम फोर्स। किसी फोर्स का वर्क ही होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे जब हम सारे फोर्सेस का वर्क लिख रहे हैं ना, इन्हीं में से कोई एक वर्क पोटेंशियल एनर्जी है। एक्चुअल में अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं क्या, mg इंटू एच, तो वो एक्चुअल में mg का वर्क ही तो है। दिस इज वर्क ऑफ mg। तो इन्हीं में से यहां पे अगर मैं ये वाला फोर्स mg ले लूं, तो यहां पे वर्क ऑफ mg भी एक जगह आएगा, तो ये वाली टर्म एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। ये नहीं सोचना कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है यहां पे। ठीक है, ओके। हाँ राइट, ये होगी। तो यहां पे हमको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चिंता नहीं करनी। अब इस पे सवाल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, क्योंकि क्लास क्या है? क्लास है फॉर्मूला रिवीजन की, और बहुत सारे फॉर्मूले जो एग्जाम्पल डिजर्व करते हैं उन पे मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। अब पावर की बात करते हैं। ठीक है, कहां है पावर? ये देखो भाई, पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क डन का रेट, रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, यानी कि कितना वर्क कितने टाइम में कर दिया इज पावर, ये पावर होती है। और अगर बहुत छोटे से टाइम के लिए पावर निकालनी है तो छोटा सा वर्क और छोटा सा टाइम, ये भी पावर ही है। ठीक, अब आप खुद सोचो, अगर मैं वर्क को लिख दूं F इंटू एक्स, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या होगा? ये होगा F इंटू
dx/dt। तो ये तो आपकी पावर हो गई, ये f हो गया और ये हो गया आपका v। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो f डॉट v भी होता है। भाई ये f डॉट x है तो डॉट तो एज इट इज रहेगा, f कांस्टेंट है तो पावर का फॉर्मूला f डॉट v भी होता है, यानी कि एफ वी कॉस थीटा, ये भी पावर का फॉर्मूला होता है। बहुत अच्छे, ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इस पे हो सकता है सवाल आए तो सवाल हम करेंगे, ठीक। चलिए सर, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाला बताइए ना। ओके, देखो अगर आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पे सुनना ही चाहते हो तो मैं बता देता हूं। देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जैसा कि नाम पता है कि कंजर्वेटिव, कंजर्व करने वाले यानी कि स्टोर करने वाले, जो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, मांगने पे वापस कर देते हैं। तो जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप दबाओगे तो वो एनर्जी को स्टोर कर लेगा अपने अंदर, कर ली, जब आप छोड़ोगे तो वापस कर देगा। तो स्प्रिंग का फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, क्योंकि उसमें एबिलिटी है एनर्जी को स्टोर करने की। ओके, अब mg पे बातें हैं, ठीक है ना। जब एक बॉडी को आप ऊपर रखते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है mgh, यानी कि इस मास ने mgh एनर्जी को स्टोर कर लिया। अब जब आप उसको नीचे लाओगे, नीचे गिराओगे, तो जिस भी चीज पे गिराओगे उसको वो एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। ऐसे किसी फैन पे गिराओगे तो फैन को घुमा देगा, यानी कि mg ने जो एनर्जी स्टोर की थी mgh वो वापस कर देता है आप चाहो तो mg कैसा फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव हुआ। अब बात करो फ्रिक्शन की। ऐसे सरफेस पे एक को यूं चला रहे हो, फ्रिक्शन को, अब फ्रिक्शन लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लास्ट में फ्रिक्शन ने रोक दिया। क्या फ्रिक्शन से एनर्जी वापस ले लोगे आप? फ्रिक्शन एनर्जी वापस नहीं करेगा, फ्रिक्शन उसी वक्त उड़ाता रहता है। जिस टाइम आप फ्रिक्शनल सरफेस पे ले जाओगे तो फ्रिक्शन का वर्क जो है उसी वक्त हीट में कन्वर्ट होके या और चीज में कन्वर्ट होके खत्म हो जाता है। आवाजें आती हैं, सरफेस हीट हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो फ्रिक्शन जो अपना वर्क है उसी वक्त लूज कर देता है, वो स्टोर नहीं करता। तो इसलिए फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। दैट्स इट, बस इतना है। चलिए सवाल देखो क्या है। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि वेलोसिटी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज वीपीई, द पार्टिकल रेस्पेक्टिवली, देन दिस इज इक्वल टू दिस। रिलेशन देखते हैं क्या होता है। यह बोल रहा है P इज इक्वल टू DE बाई DV, तो P इज इक्वल टू DE बाई DV, ये बोल रहा है। तो इसका मतलब देखते हैं क्या है, क्या चीज आती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहां पे आप डायमेंशन से भी चेक कर सकते हो। मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, और ये क्या होता है हाफ m v स्क्वायर, और dv क्या होता है v। तो आप देखो डायमेंशन मैच कर गई इसकी, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। आप यहां पे DE बाई DV करके देखो तो हाफ एज इट इज, m एज इट इज, v का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2v dv। ठीक है ना, तो इस वाले 2 से ये 2 कट गया, तो ये हो जाएगा mv 2v dv। dv यहां नहीं लिखेंगे ना, dv तो लिख दिया मैंने इधर। तो m इंटू वी स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 इंटू वी की पावर mv, तो इधर केवल mv बच गया और ये DE बाई dv हो गया। तो ये आपका पहले वाला रिलेशन सही हो गया, बाकी कोई भी सही नहीं आएगा। ठीक है, ये भी ठीक नहीं होगा, ये भी ठीक नहीं होगा, और ये भी सही नहीं, क्योंकि ये वाला सही है हमारा रिलेशन। चाहे ऐसे देख लो, डायमेंशन से भी देख, दोनों तरीके से आंसर सही आता है। ठीक, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सिलरेट अ कार फ्रॉम रेस्ट टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक कार है मान लो हमारे पास, इसकी v इज इक्वल टू 0 से इस कार की वेलोसिटी कितनी कर दी हमने, 10 कर दी। ओके, दिस इज w। तो यहां से यहां तक वर्क इतना खर्च हुआ है। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सिलरेट द कार फ्रॉम 10 टू 20। अब हम चाहते हैं कि हमें यह बताइए कि ये वाला वर्क कितना होगा कि अगर हम इस कार की स्पीड को अब 20 मीटर पर सेकंड कर दें। तो आप खुद सोच लो, यहां से यहां तक हाफ इंटू m इंटू 10 का स्क्वायर इज w। अब यहां से यहां तक कितना चाहिए, हाफ इंटू m इंटू 20 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये कितना बैठेगा, हाफ इंटू m इंटू कितना 400 माइनस 100 इज इक्वल टू हाफ m इंटू 300। तो आप देखो यहां पे हाफ m इंटू 100, ये वाली वैल्यू w है, तो हाफ m इंटू 300 कितनी होगी, 3w। तो यहां पे आपको 3w एनर्जी और चाहिए अगर इसको 10 से 20 तक ले जाना है। तो ठीक है भाई, इस टाइप के सवाल ऐसे होते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें बहुत ध्यान से सुनना आप। ये बोल रहा है कि नेट वर्क डन बाय द टेंशन इन द फिगर व्हेन द बिगर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M टचेस द ग्राउंड। आप देखो इस स्ट्रिंग में देखेंगे तो यहां पे भी टेंशन T होगा ऊपर की तरफ और यहां पे भी टेंशन T ही होगा ऊपर की तरफ। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ आता है D डिस्टेंस, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा सेम D डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ D डिस्टेंस आता है तो ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा D डिस्टेंस, राइट। तो इस टेंशन का वर्क होगा T इंटू डी विद माइनस साइन, इस टेंशन का, क्योंकि टेंशन ऊपर लग रही है और पॉइंट चल रहा है नीचे, तो दोनों के बीच में 180 का, तो इसका वर्क तो नेगेटिव होगा। इस टेंशन का वर्क क्या होगा, प्लस का T इंटू डी, क्योंकि T भी उसी तरफ है और चल भी उसी तरफ रहा है, तो ये प्लस का होगा, तो ये वर्क हो जाएगा, तो ये 0 आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो टेंशन जहां जहां लग रही है और उन पॉइंट को डिस्प्लेस कर रही है, उनका वर्क मिला के 0 आता है, राइट। अगर एक का वर्क पूछते तो क्या आंसर करते, इसका वर्क पूछते तो क्या, इसका वर्क पूछते तो क्या, वन टेंशन, कोई एक टेंशन का वर्क देखो तो वो आंसर T इंटू डी होता है, या तो प्लस होता है या माइनस होता। T कैसे निकालते इस केस में, तो इस केस में T आप FBD बना के D करके करते तब आंसर आता। इसका माइनस में आता, इसका प्लस में आता। भाई इसका टेंशन तो निकाल ही सकते हैं ना, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए और T माइनस एम ए इज इक्वल टू एम जी, वहां से T निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, ये सुनना ध्यान से। ये कह रहा है कि 1000 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ हुक। तो भाई इस तरीके के हुक होते हैं ना, उस सामान उठाने वाले, यूं होते हैं, ऐसे हुक होते हैं ना। तो इस हुक को उठाने के लिए 1000 न्यूटन चाहिए, बहुत अच्छा। हुक एंड 10,000 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड। अब इससे क्या हो रहा है, एक लोड बंधा हुआ है इस तरीके का, इस हुक से एक ऐसा लोड बंधा हुआ है, इसके लिए चाहिए 10,000 न्यूटन। ये तो भाई यहां पे जो फोर्स लगेगा वो तो 11,000 न्यूटन चाहिए ना भाई, इसके लिए 1000 चाहिए, इसके लिए। अब यहां पे जो उठा रही है स्ट्रिंग, उसका टेंशन कितना होना चाहिए, 11,000 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। अब वो बोल रहा है फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द हुक विद द लोड विद स्पीड दिस। तो भाई पावर क्या होती है, पावर होती है F इंटू वी। तो फोर्स कितना है, 11,000 न्यूटन का फोर्स चाहिए, और कितनी स्पीड से, 0.5 की स्पीड से इसको ऊपर उठाने के लिए। तो आंसर हो गया 5500 वाट, यानी कि 5.5 किलोवाट।
सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर होगा इसमें, ठीक है। इसको समझना है ना, एक तो हुक है और वो हुक उठा रहा है, अब इन सबको उठाने के लिए स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग को कितना मतलब पावर देनी पड़ेगी हमें, ठीक। चलो